नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को, जैसा कि आप जानते हैं कल गणतंत्र दिवस है, उसकी आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड की सहायक शिक्षक की जो ऑनगोइंग भर्ती है 2024, उसको लेकर के आज बात करेंगे। उसमें बात करेंगे कुछ बिंदुओं पर, क्या एनआईएस डीएलएड को मिलेगा इंसाफ। इसके साथ ही जो 5वीं काउंसलिंग हुई है, जिसको माननीय हाई कोर्ट ने, जो याचिका उत्तराखंड में चल रही है एनआईएस डीएलएड की तरफ से, उस याचिका के अंतिम निर्णय के वो अधीन है। तो क्या 5वीं काउंसलिंग रद्द हो जाएगी, और अगर 5वीं काउंसलिंग रद्द होती है तो उसके रद्द होने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होने वाला है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि भर्ती में जो है नियमों की अनदेखी की गई है विभाग के द्वारा, उस पर भी बात करेंगे। और रुद्रपुर से खबर है कि जिले में जो इस भर्ती में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, जो अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं, क्या उनकी नौकरी जाएगी और किन की जाएगी, इस पर बात करेंगे। वीडियो में साथियों अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स या न्यूज़ हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, बात करेंगे इस भर्ती में एनआईएस डीएलएड अपने को शामिल कराने के लिए जद्दोजहद में है, और विश्वनाथ जी के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है, और जिसमें उसकी पहली सुनवाई में ही काउंसलिंग को जो है सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया उस केस के, उस याचिका के। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, जो आदर्श कुमार श्रीवास्तव वाला जो केस है 16,788/2024, उसमें ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से ये मामला वहाँ टैग है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 5वीं काउंसलिंग रद्द होनी है, जिसकी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि ये जो है जो काउंसलिंग है ये जरूर रद्द होगी। ऐसा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो है, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि अगर 5वीं काउंसलिंग रद्द होती है तो ऐसे में किसको नुकसान और किसको फायदा। तो फायदे की हम बात करें तो एनआईएस डीएलएड को जो अभ्यर्थी, एनआईएस डीएलएड की अभ्यर्थी जो इस भर्ती में शामिल होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इसमें फायदा मिलेगा। बात करें नुकसान किसे होगा, तो नुकसान सबसे ज़्यादा उन कैंडिडेट्स को होगा जो ऑलरेडी सेवा में थे। आपने देखा होगा पीछे न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ निकल के आई थी कि जो 2020 और 21 की भर्ती में या 22 की भर्ती में जो अभ्यर्थी जो हैं नियुक्ति पा लिए थे और वो वहाँ पर जॉब कर रहे थे, उन्होंने भी 2024 की जो भर्ती है ये, इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, इसमें आवेदन किया था और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो जो लोग वहाँ सर्विस कर रहे थे
उन लोगों की ज्वाइनिंग जो है अगर 5वीं काउंसलिंग के माध्यम से अगर हुई है तो जाहिर सी बात है उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया होगा। यानी कि जो साफ सुथरी और बिल्कुल फ्रेश जो सर्विस वो कर रहे थे डीएलएड अभ्यर्थी वहां पे, तो उन्होंने वहां से रिजाइन किया होगा और यहां पर उन्होंने नियुक्ति ले ली होगी। तो अगर ये काउंसलिंग रद्द होती है, जैसा कि सब्जेक्ट टू आउटकम ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट की याचिका के, तो फिर उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उधर वो त्याग पत्र दे चुके हैं और इधर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और ये अगर मान लीजिए काउंसलिंग रद्द हो जाती है तो फिर उन्हें दोबारा से उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वहाँ उनकी नौकरी तो जाहिर सी बात है वो चली जाएगी और फिर उनके लिए फाइट भी थोड़ा टफ हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो एनएस डीएलएड भी शामिल हो जाएगा। ये बात रही कि काउंसलिंग रद्द होने से किसे नुकसान और किसे फायदा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक भर्ती में इसमें जो विवाद है वो ये है कि इसमें जो है नियमों की अनदेखी की गई है। वो नियम क्या अनदेखी की गई है, आप देख रहे हैं कि एनएस डीएलएड जो कि एमएचआरडी के माध्यम से एमएचआरडी के द्वारा रिकमेंडेड है और एनसीटी के द्वारा ये कराया गया और सारी चीज़ें 1 to 1 अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम नियम संगत हैं, तर्क संगत हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिसको हरी झंडी दे दी है, उसके बाद भी वो इन्हें नियम विरुद्ध लग रहा है। और यहाँ की सरकार, उत्तराखंड की सरकार को या राज्य सरकारें जो भी नहीं ले रही हैं डीएलएड एनएस डीएलएड को, उनको यहाँ तो नियम विरुद्ध लग रहा है, यहाँ नियम आड़े आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए जो आपके यूपी से डीएलएड जिन लोगों ने कर रखा है उन लोगों को नियुक्तियां दे दी। जबकि उसमें पेच ये फंसा हुआ है कि जो अगर हम बात करें कि पिछले 2 बैच की एडमिशन की बात करें तो पहले अगर एडमिशन की बात करें डीएलएड का, जो यूपी में डीएलएड का प्रोसेस है, तो या उसकी जो करने के लिए जो अहर्ता है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो उसमें अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें पिछले 2 एडमिशन की, तो एक एडमिशन का तो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है और दूसरे एडमिशन का जो है अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ एक भी। ठीक है, यानी कि पहले वाले एडमिशन की बात करें तो एक एग्ज़ाम हुआ है एक सेमेस्टर का, और दूसरे वाले एडमिशन कर तो उसमें भी कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं। तो उनका तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का बनता नहीं, जब कोर्स ही पूरा नहीं है तो उनका वो तो आए नहीं। लेकिन उससे अगर हम पहले तक की बात करें तो यूपी में ये नियम था कि वहाँ का स्थायी निवासी होना होगा डीएलएड करने के लिए, यानी डीएलएड वही कर सकते हैं जो वहाँ पर स्थायी निवासी हैं यूपी के। तो जिन लोगों ने यूपी से डीएलएड किया है तो उन्होंने वहाँ पे अपना स्थायी निवास दिखाया होगा, जाहिर सी बात है, जब नियम है तो दिखाया होगा। उसके बाद वो यहाँ पर जो है जब इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ भी अपना स्थायी निवास, मूल निवास दिखा रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में आपको स्थायी निवास के लिए कम से कम 15 साल का आपको एविडेंस देना पड़ता है स्थायी निवास बनाने के लिए। और अगर आप किसी वजह से अगर जनरल में हैं, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 15 वर्ष का स्थायी निवास दिखाना पड़ेगा अपना, यानी कि आपको 15 साल का रिकॉर्ड दिखाते हुए, यानी 15 साल से आप इस राज्य में निवास कर रहे हैं, तब आपका यहाँ पे स्थायी निवास बनता है। और अगर आपने यहाँ पर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, एससी ओबीसी या जो भी, तो फिर आपको वहाँ पर कम से कम 40 साल का रिकॉर्ड आपको दिखाना होता है कि 40 साल से हम उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, तब आपका यहाँ पर जाति का प्रमाण पत्र बनता है। तो साथियों, यानी जो व्यक्ति 2 साल या 3 साल पहले एडमिशन लेकर के वहाँ अपने आप को स्थायी निवास दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में, और फिर 2 साल बाद यहाँ का स्थायी निवास दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका या तो यहाँ का स्थायी निवास एक्चुअल नहीं है, या वहाँ जो दिखाया है स्थायी उसने अपने आप को, वो एक्चुअल नहीं है। अगर वहाँ एक्चुअल नहीं है तो उसका डिप्लोमा ठीक नहीं है, डिप्लोमा नियम संगत नहीं है, उसका डिप्लोमा ठीक नहीं है। और अगर यहाँ स्थायी दिखा रहा है तो यहाँ उसकी नियुक्ति
नहीं हो सकती। यानी दोनों कंडीशनों में ही अगर दोनों जगह उसने ऐसा किया है तो वो जाहिर सी बात है उसमें लोचा, और उस चीज़ को विभाग ने अनदेखी की है। और अब जो है आप उनको नियुक्त होने के बाद उनको नौकरी से बाहर निकालोगे, बर्खास्त की करोगे, तो ये सारी चीज़ें विभाग की बढ़िया नहीं है। और विभाग ने ये अनदेखी क्यों की, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, या इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है, मिली भगत हो सकती है, या यूं कहें कि मोटा अधिकारियों ने पैसा खाया है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल निकल करके आते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ी सी ये जो खबर है, और ये लगभग सभी जिलों से कार्रवाई होगी। 35 सहायक शिक्षकों पर बर्खास्तगी की लटकी तलवार, शीर्षक है इसका। रुद्रपुर से खबर है, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में नियुक्त किए गए 35 सहायक अध्यापकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है। इन अध्यापकों को अपना पक्ष रखने के लिए शिक्षा विभाग नोटिस भेजने जा रहा है। यानी सभी राज्यों से जो भी उसमें नियुक्त हुए हैं, और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूपी से जो है डीएलएड किया है, उनके लिए ये खबर है, उनके लिए होगी ये कार्रवाई। इन सभी ने यूपी से तो डीएलएड किया और भर्ती के लिए उत्तराखंड का भी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। अब निदेशक ने ऐसे अध्यापकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 309 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी थी, यानी कि उत्तर उधम सिंह नगर में 309 सहायक शिक्षक अध्यापकों की भर्ती होनी थी। इसमें 241 नियुक्त किए गए हैं। हालांकि इनमें से कई ने त्यागपत्र भी दे दिया। यानी कुछ तो ऐसे समझदार समझ लो, या जिन्होंने स्थिति को भांपते हुए खुद ही अपना त्यागपत्र दे दिया है, ये उन्होंने अच्छा काम किया। और भर्ती के लिए 2 काउंसलिंग में 35 शिक्षक ऐसे पाए गए जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया है। यानी कि ऐसे 35 शिक्षक हैं उधम सिंह नगर में जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया, तो उन पर ये मामला है क्या। मामले में निदेशालय से स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे गए थे। इस पर ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश निदेशक की ओर से दिए गए। पहले इन शिक्षकों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने का समय दिया जाएगा, इसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें, तो यानी कि ये चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? आपके अधिकारियों ने क्या पहले नहीं समझा? आपको अपने नियम पता नहीं है कि हमारे नियम यहाँ पर क्या है और यूपी के करने के लिए क्या है? इस चीज़ की जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो कुल मिला के इस भर्ती में बहुत बड़ा घालमेल हुआ है। और इस भर्ती में जो है मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों से या तो मोटा पैसा खाया गया है अधिकारियों ने, जो इन चीज़ों को अनदेखी की है। और एनआईएस को लेके इतनी बारीकी कर रहे हैं कि पता नहीं एनआईएस कहाँ से कैसा फर्जी कोर्स समझ रहे हैं उसको, जो कि एमएचआरडी से रिकमेंडेड और एनसीटी के द्वारा, और सारी चीज़ें सब कुछ A to Z उसमें बिल्कुल अपनी जगह नियम संगत है, न्याय संगत है। उसके बावजूद भी वो उसमें इतनी कीमियागिरी कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी त्रुटियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार उस पर जो है अलग अलग तरीके के अपने स्टैंड बदल रहे हैं, तो स्टेप्स बदल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि समझदारी है। तो साथियों, ये कुछ चीज़ें थीं जो मैंने आपके साथ साझा की इस भर्ती को लेकर के, जो ऑनगोइंग 2024 भर्ती है। और आप ये भी बिल्कुल उम्मीद रखें, 5वीं काउंसलिंग तो होगी, दोबारा से होगी ही होगी। और अगर 5वीं काउंसलिंग से अगर पर्याप्त स्थितियां ठीक नहीं है तो 6ठी काउंसलिंग भी हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, और जो हमारे एनएस डीएलएड साथी हैं बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसी उम्मीदों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आगे जो भी इस तरह की जो भी कोई अपडेट्स होगी वो आपके बीच लेकर फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।